गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम करेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इन सभी टॉपिक पर आज की क्लास में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। बात करते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना कब होती है। विजयनगर साम्राज्य भारत में अगर विजयनगर साम्राज्य की हम बात करते हैं तो कौन से एरिया में ये फैला हुआ था। ये फैला हुआ था, ये कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में कृष्णा की जो सहायक नदी है कौन सी नदी हो जाएगी, तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, तुंगभद्रा नदी। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में यानी इस दोआब वाले क्षेत्र में यहाँ पे ये आपका था कौन सा साम्राज्य हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। वर्तमान में जो आपका कर्नाटक वाला एरिया है यही किस नाम से जाना जाता था, विजयनगर साम्राज्य था आपका। ये जो दोआब वाला क्षेत्र है ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, और उसका ऊपर वाला जो एरिया है ये था बहमनी साम्राज्य। कौन सा था, बहमनी साम्राज्य। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ाई करेंगे पूरी। इन दोनों में आपस में हमेशा ही संघर्ष चल रहा था। शुरू से अंत तक हमें बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में दोनों में आपस में संघर्ष दिखाई देता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है, तो जब हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो दक्षिणी भारत पर अभियान करता है और यहाँ से लूटपाट करके वापस चला जाता है। यहाँ पर वो अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करता है, केवल वो लूटपाट के मकसद से ही दक्षिणी भारत पर अपने अभियान करता है। उससे पहले या बाद में हम इतने कोई भी शासक को नहीं देखते हैं जो दक्षिणी भारत में आक्रमण करता हो। लेकिन उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक कौन हो जाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, ये दक्षिणी भारत पर जब आक्रमण करता है तो इस कर्नाटक वाले एरिया पे जब वो आक्रमण करता है तो यहां से वो दो सेनापतियों को लेकर जाता है। कहां लेके जाता है, दिल्ली लेके जाता है। जिनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है हरिहर और बुक्का। दोनों को जब वो दिल्ली लेके जाता है तो वहां पे उन दोनों को बंदी बना लेता है। लेकिन बाद में हरिहर और बुक्का जब दोनों मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो उन दोनों को रिहा कर देता है। और कुछ समय पश्चात वो हरिहर और बुक्का को वापस इसी एरिया में यानी विजयनगर में वापस भेजता है। किस लिए, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने के लिए। लेकिन जैसे ही हरिहर और बुक्का दोनों वापस आते हैं तो यहाँ आने के बाद वो फिर से हिंदू धर्म धारण कर लेते हैं और यहाँ पे एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है विजयनगर साम्राज्य। बाद में आगे चलकर ये विजयनगर साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य बनता है। आज की क्लास में हम इसी साम्राज्य पर बात करने जा रहे हैं। किसने इसकी स्थापना की है, हरिहर और बुक्का ने। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कितने वंश थे जिन्होंने इस विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें कितने वंश थे। तो पहला आपका था संगम वंश। कौन सा था, संगम वंश। दूसरा इसमें आपका हो जाएगा सालू वंश। कौन सा हो जाएगा, सालू वंश। तीसरा आपका होगा तुल्लु वंश या तालु वंश, तुल्लु वंश। चौथा आपका हो जाएगा अरिवेडु वंश, अरिवेडु वंश। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत इन चार वंशों के द्वारा शासन किया जाता है। सबसे पहले कौन सा वंश है, तो सबसे पहले आपका आता है संगम वंश। कौन सा आ जाएगा, संगम वंश। सबसे पहले किस वंश की स्थापना होती है, संगम वंश की स्थापना होती है। और किसके द्वारा की जाती है, इसकी स्थापना अगर बात करें 1336 में होती है
और 1485 ईस्वी तक। कब से कब तक है? 1336 से 1485 ईस्वी तक। और इसके संस्थापक कौन होते हैं? तो इसके संस्थापक आपके होंगे हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का इन दोनों भाइयों के द्वारा, जिनको बाद में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली लेके जाता है और फिर से जब आके ये हिंदू धर्म धारण करके यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, और इन्हीं दोनों के द्वारा क्या किया जाता है? संगम वंश की स्थापना की जाती है। और संगम वंश इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था? हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे और इनके पिता का नाम था संगम, और इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ता है संगम वंश। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम। पहला जो राजा बनता है या पहला शासक जो बनता है हरिहर, और ये किस नाम से जाना जाता है? हरिहर प्रथम के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? हरिहर प्रथम के नाम से जाना जाएगा। और ये 1336 से और 1356 तक शासक रहता है। कब से कब तक रहता है? 1336 से 1356 तक। और इसी के समय से ही क्या होता है? बहमनी साम्राज्य के साथ इनका संघर्ष जो है शुरू हो जाता है। इसके बाद में बनते हैं बुक्का प्रथम, जो इसका भाई होता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई भी अगर राजा है, कोई शासक है, तो उसके बाद में उसका पुत्र जो है शासक बनता है। लेकिन यहाँ पे हरिहर का छोटा भाई बुक्का क्या करता है? शासक बनता है। किस नाम से जाना जाता है? बुक्का प्रथम के नाम से। बुक्का प्रथम जो है शासक बनता है। और ये कब से कब तक रहता है? तो ये 1356 से, जैसे 1356 में हरिहर की मृत्यु हो जाती है, तो 1356 से लेकर 1377 ईस्वी तक कौन शासन करता है? तो ये शासन करता है बुक्का प्रथम। उसके बाद में, बुक्का के बाद में कौन बनता है? यहाँ पे बुक्का के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसने, क्योंकि ये एक हिंदू शासक था, तो इसने किसकी उपाधि? वेद मारक प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? वेद मारक प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? तो बुक्का प्रथम के द्वारा ये उपाधि धारण की गई थी। ये है बुक्का प्रथम के बारे में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा वेद मारक प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की गई थी। इसके बाद में इसका पुत्र, जिसका नाम क्या होता है? हरिहर द्वितीय। क्या नाम होगा? हरिहर द्वितीय। इसका पुत्र जो है वो शासक बनता है। बुक्का का पुत्र जिसका नाम होता है हरिहर द्वितीय, और ये 1377 से 1404 ईस्वी तक शासन करता है। 1377 से 1404 ईस्वी तक शासन करता है। कौन? हरिहर प्रथम। ये तीसरा आपका शासक है। बुक्का दूसरा था और हरिहर प्रथम शासक था। तो इस तरह से इसका, और इसने उपाधि किसकी धारण की थी? इसने महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने? अगर पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान किसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई, तो किसके द्वारा की गई थी? हरिहर द्वितीय के द्वारा। हरिहर द्वितीय के द्वारा उपाधि धारण की गई थी। किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसने क्या किया था? इसने बहमनी साम्राज्य, कौन सा है बहमनी साम्राज्य? ये वाला जो बहमनी साम्राज्य है, इससे क्या किया था? इसने बहमनी साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से बेलगाम और गोवा को छीनना था। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे कौन? बेलगाम और गोवा। तो इन दोनों को किससे छीनना था? बहमनी साम्राज्य से। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने। तो हरिहर द्वितीय से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। और इसके बाद में जो शासक बनता है वो कौन बनता है? वो बनता है देवराय प्रथम। कौन बनते हैं? देवराय प्रथम। यहां से सबसे पहले है आपका हरिहर प्रथम, फिर बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, और उसके बाद में देवराय प्रथम जो 1404 में शासक बनते हैं।
देवराय प्रथम। देवराय प्रथम है। इसके बाद में शासक बनेंगे हरिहर द्वितीय के बाद में 1404 में कौन बन रहा है? हरिहर द्वितीय बन रहा है, और सॉरी 1377 में बन रहा है, और कब तक रह रहा है? 1404 ईस्वी तक रह रहा है। और उसके बाद में 1404 में कौन बन रहा है? देवराय प्रथम बन रहा है 1404 में। और कब तक रहेंगे? ये रहेंगे 1422 तक। कब तक रहेंगे? 1422 ईस्वी तक। इसने क्या किया था? इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरों का निर्माण किया था। किसने? देवराय प्रथम ने। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर। आपका विजयनगर साम्राज्य जो है कहां पे फैला हुआ है? तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच में दोआब वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? नहरों का निर्माण किया गया। नहरों का निर्माण किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था? देवराय प्रथम के द्वारा। 4 वंश थे। कौन कौन से थे? एक आपका हो जाएगा संगम वंश, दूसरा सालू वंश, तुलु वंश और अरिवेडु वंश। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी हम संगम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से शासक थे और उनके द्वारा कौन कौन से काम कार्य किए गए थे, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? देवराय प्रथम के द्वारा किया गया है। और उसके बाद में आपको पता है कि एक आया था, इटली का एक यात्री था निकोलस कोंटी। क्या नाम था? निकोलस कोंटी। निकोलस कोंटी कहां का था? इटली का यात्री था। इटली का यात्री। इसी के समय कहां पर आया था? विजयनगर साम्राज्य में आया था। ये क्वेश्चन आपसे पीछे भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विजयनगर आया था। क्या नाम था? निकोलस कोंटी। कहां का था? इटली का रहने वाला था। नोट कर लीजिए इस चीज को कि निकोलस कोंटी कहां का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। और देवराय प्रथम के टाइम पे कहां पे आता है? तो ये आता है आपके विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। और इनके बाद में 1422 में देवराय द्वितीय कौन शासक बनते हैं? इसके बाद में देवराय द्वितीय। यहां पे आप देखेंगे ऊपर, देवराय प्रथम कब से कब शासन कर रहे हैं? 1404 से 1422 तक शासन कर रहे हैं। लेकिन इनके बाद में कौन आ जाएंगे? देवराय द्वितीय आ जाएंगे। तो देवराय द्वितीय कब से कब तक शासन करेंगे? ये 1422 से 1446 ईस्वी तक शासन करते हैं। कब से कब तक करते हैं? 1422 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी तक शासन करते हैं। और ये संगम वंश के, इस वंश के क्या होते हैं? सबसे प्रतापी शासक। सबसे प्रतापी शासक होते हैं कौन? देवराय द्वितीय। किस वंश से संबंधित होते हैं? संगम वंश से। यहाँ पे आपको विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक नहीं बताना है। यहाँ पे कौन से है? ये इस वंश के हैं, नहीं कि वो विजयनगर साम्राज्य के, सिर्फ इस वंश के हैं। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक होते हैं कृष्ण देव राय। तो यहां तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए इन चीजों को। ये संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं, कौन हो जाएंगे? देवराय द्वितीय। इनके बाद में अगर हम बात करें, अच्छा इनके टाइम में अब्दुल रज्जाक किनके टाइम में भारत आता है? फारसी यात्री होते हैं, एक फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक। देवराय द्वितीय के टाइम में, किसके टाइम में? देवराय द्वितीय के टाइम में, किस समय भारत आया था? किसके समय में भारत आया था? अब्दुल रज्जाक। विजयनगर साम्राज्य सभी एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वाले टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर ये क्लास आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो इस क्लास के बाद आपका इस टॉपिक से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में भारत आया था।
तो ये सारे जो थे आपके किस वंश से संबंधित हो गए? ये हो गए आपके संगम वंश से संबंधित। किस वंश से संबंधित हो गए? संगम वंश से संबंधित। अगर संगम वंश के बाद की हम बात करें तो उसके बाद में कौन होता है? उसके बाद में आता है आपका संगम वंश के बाद सालू वंश। कौन सा आ जाता है? सालू वंश। कौन सा वंश आ जाएगा? सालू वंश। कौन सा वंश आ जाएगा? सालू वंश। तो सालू वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहले मैंने बताया था, पहले कौन सा वंश आता है? संगम वंश आता है, उसके बाद में कौन सा आता है? सालू वंश आता है, फिर तुल्लु वंश आता है, और फिर आ जाता है अराविडु वंश। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1485 ईस्वी में। कब होती है? 1485 से 1505 ईस्वी तक आपके ये रहता है। कब से कब तक? 1485 से 1505 ईस्वी में ये रहता है। कौन सा वंश होता है? सालू वंश होता है। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यहां से आपको पूछा जाएगा इसका संस्थापक। संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक सालू नरसिंह। सालू नरसिंह या नरसिंह सालू, कौन थे? सालू नरसिंह या नरसिंह सालू, जो इसके संस्थापक थे। इनके नाम में ही क्या आ रहा है? सालू आ रहा है, तो आपके लिए पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसका अंतिम शासक कई बार पूछ लिया जाता है कि सालू वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक आपको पता होना चाहिए। किस वंश का पूछा जा रहा है? तो सालू वंश का पूछा जा रहा है। आदि नरसिंह, ये दोनों ही नरसिंह के नाम से ही थे। ये हो जाएंगे आपके सालू वंश के अंतिम शासक। कौन हो जाएंगे? इमादी नरसिंह। कौन हो जाएंगे? इमादी नरसिंह। इसके बाद में कौन सा वंश आता है? तो इसके आगे का भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद में आपका आएगा तुल्लु वंश। कौन सा वंश आ रहा है? तुल्लु वंश। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी वंश से बनेंगे। कौन से वंश से? तुल्लु वंश से। संस्थापक तीसरा वंश कौन सा है? तुल्लु वंश। कौन हो जाएंगे इसके संस्थापक? बताइए शाबाश। तुल्लु वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? इसके है सालू नरसिंह, और इसके कौन हो जाएंगे? वीर नरसिंह। कौन हो जाएंगे? वीर नरसिंह। किसके संस्थापक हैं? तुल्लु वंश के। किस वंश के संस्थापक हो जाएंगे? तुल्लु वंश के। वीर नरसिंह के बाद में, यहां से वीर नरसिंह से आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन वीर नरसिंह के बाद इनका छोटा भाई शासक बनता है। कौन होता है? विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक। इनके बाद में कौन होता है? इनका छोटा भाई। कौन होगा? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय शासक बनेंगे। वीर नरसिंह का छोटा भाई कृष्णदेवराय संस्थापक ये हैं। उसके बाद में छोटा भाई कृष्णदेवराय शासक बनता है। और यहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक। कहां का? विजयनगर साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक। सबसे शक्तिशाली शासक कौन हो जाएगा? कृष्णदेवराय, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो थोड़ा जान लेते हैं पहले कृष्णदेवराय के बारे में। कब ये शासक बनते हैं? तो कब बनते हैं कृष्णदेवराय? कृष्णदेवराय कब शासक बनेंगे? 1509 से 1509 में शासक बनते हैं। 1509 में शासक बनते हैं और 1526 तक, 26 तक, कब से कब हो गया? 1509 से 1526 तक शासन करते हैं। कौन? कृष्णदेव राय। जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। बहुत कम टाइम तक इनका शासन रहता है, लेकिन
क्वेश्चन यहाँ से आपके सबसे ज्यादा बनते हैं। कौन सा वंश है? तुल्लु वंश है। स्थापना किसके द्वारा की जाती है? वीर नरसिंह के द्वारा की जाती है। और उसके बाद 1500 सॉरी यहाँ पे 1526 नहीं, यहाँ होगा आपका 1529। और सबसे कम टाइम के तक शासन करने के बाद भी यहाँ से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। कहाँ से बनेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन? तुल्लु वंश के कृष्ण देव राय का जो शासन था वहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा कौन सी थी? अपनी आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, जो किस नाम से जानी जाती थी? बाबरनामा। किस नाम से? बाबरनामा। ये बाबर की आत्मकथा थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी बाबर के द्वारा, तुजुक ए बाबरी। इनके बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा में भी जिक्र किया है। किनका? कृष्ण देव राय का। बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1526 में किया था। और जब बाबर भारत पे आक्रमण करता है 1526 में, तो उस टाइम दक्षिणी भारत में विजयनगर जो साम्राज्य होता है वहां के शासक कौन होते हैं? कृष्ण देव राय होते हैं। दक्षिणी भारत में होते हैं ये। बाबर कहाँ पे आक्रमण करता है? उत्तरी भारत पे आक्रमण करता है, इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है और वहां से मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हो जाती है। और जब बाबर भारत में आता है तो उस टाइम दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य में कृष्ण देव राय का शासन होता है। और उसी टाइम जो अपना बाबरनामा जब वो लिखता है 1526 से 1530 तक बाबर भारत में रहता है, 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबरनामा में उसने कृष्ण देव राय के बारे में जिक्र किया था। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस शासक के बारे में वर्णन किया था? तो वो किया था कृष्ण देव राय के बारे में। उसने बताया था कि अपने बाबरनामा में उसने लिखा हुआ है कि जब वो भारत पे आता है उस टाइम दक्षिणी भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली शासक होता है और उसका नाम होता है कृष्ण देव राय। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कृष्ण देव राय के बारे में। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और बनते हैं यहाँ से, जैसे कृष्ण देव राय ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो कृष्ण देव राय ने किसकी उपाधि धारण की थी? आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। ये सारे ही टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपाधि धारण की, इनके दरबार में, किसके? कृष्ण देव राय के दरबार में, इनके दरबार में अष्टदिग्गज कौन रहते थे? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज क्या होते हैं? यानी 8 कवि रहते थे। कौन थे? अष्टदिग्गज रहते थे। किस भाषा के? तो ये तेलुगु भाषा से संबंधित कवि थे। कृष्ण देव राय के काल को क्या कहा जाता था? तेलुगु भाषा का क्लासिकल युग कहा जाता था। किसका? तेलुगु भाषा का क्लासिकल युग। क्लासिकल युग कहा जाता था। कौन सी भाषा का? तेलुगु भाषा का क्लासिकल युग कहा जाता था। कृष्ण देव राय खुद भी एक लेखक और कवि थे और इनके द्वारा, कृष्ण देव राय के द्वारा किसकी रचना की गई थी? तो कृष्ण देव राय द्वारा आमुक्तमाल्याद किसकी रचना की गई है? आमुक्तमाल्याद। आमुक्तमाल्याद ग्रंथ है एक, किसके द्वारा लिखा गया है?
आमुक्तमाल्याद की रचना की गई? कृष्ण देवराय के द्वारा लिखा गया है। और इसके बाद में किसकी स्थापना होती है? इसके बाद में स्थापना हो जाती है अराविडु वंश। कौन सा वंश आ जाएगा? अराविडु वंश। 4 वंश थे, मैंने आपको बताया था कौन कौन से, संगम वंश, शालू वंश, तुल्लु वंश और अराविडु वंश। ये चारों आपको इसी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको इनका पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से वंश थे, जो इनको क्रम में आपको बताना है, तो आपको क्रम में याद होना चाहिए कि कौन कौन से वंश थे। इसके अलावा कई बार ग्रंथ दे दिए जाते हैं, एक तरफ ग्रंथों के नाम है और एक तरफ लेखकों के नाम होते हैं। तो इसमें आमुक्तमाल्याद बहुत बार ऐसे पूछा गया है कि मिलान करना है कि कौन सा इसमें से सही होगा। आमुक्तमाल्याद की रचना किसके द्वारा की गई है? तो कृष्ण देवराय के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो ये कई बार पूछा गया है। इसके बाद में किसकी स्थापना होती है? अराविडु वंश की स्थापना होती है। कौन से वंश के बाद होती है? तो ये आपका हो जाएगा तुल्लु वंश के बाद में कौन से वंश की स्थापना हो जाएगी? अराविडु वंश। और अराविडु वंश की बात करें, मैं नोट कर देती हूं, अराविडु वंश, अराविडु वंश कौन सा नंबर का था? ये चौथे नंबर का था। और इसकी किसके द्वारा स्थापना की जाती है? तिरुमल के द्वारा। तिरुमल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कौन सा वंश हो जाएगा? अराविडु वंश, जिसकी स्थापना तिरुमल के द्वारा की जाती है। तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है।